जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में सम्यक दर्शन के वेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त इन दोनों की चर्चा हुई। उसके बाद में 3 प्रकार का जो सम्यक्त शास्त्रों में आया, औपसमिक सम्यक्त, क्षायोपसमिक सम्यक्त और क्षायक सम्यक्त। तो इसमें औपसमिक सम्यक्त की हमारी चर्चा हुई थी। चूँकि उपसम की क्या विधि है अनादि मिथ्या दृष्टि की, इसका विस्तार से हम स्वरूप देख चुके थे पहले भी, जब 5 लब्धियों के संदर्भ में अंतरकरण परिणाम वाली जब चर्चा आई थी, उस समय किस प्रकार से उपसम होता है, उपसम की भूमि कैसे तैयार होती है और उपसम कैसे होता है और कितनी प्रकृतियों का उपसम होता है, ये चर्चा भी हुई। उपसम सम्यक्त के 2 भेद भी बताए, एक प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त। प्रथमोपसम सम्यक्त जो चौथे, 5वें या 7वें गुण स्थान में होता है, और द्वितीयोपसम सम्यक्त वो है जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन के बाद श्रेणी आरोहण करते समय होता है। यानी औपसमिक सम्यक तो प्रथमोपसम सम्यक्त वाले को द्वितीयोपसम नहीं होता है, या क्षायक सम्यक्त वाले को द्वितीयोपसम सम्यक्त की आवश्यकता नहीं है। क्षायोपसमिक सम्यक्त वाले को ही द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है, वो भी 7वें गुण स्थान से शुरू होता है जब वो उपसम श्रेणी मानता है। तो उपसम श्रेणी में क्षयोपसम सम्यक्त के साथ में आरोहण नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर द्वितीय उपसम सम्यक्त का ग्रहण करके आगे बढ़ता है। ये चर्चा हमारी हुई थी। अब जो दूसरा भेद है, इसके संबंध में यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात ख्याल में नहीं आई हो या फिर से जानना चाहते हो तो बोल सकते हैं। वैसे चर्चा हो गई थी, इसलिए मैं पुनः नहीं करना चाहता हूँ कक्षा में, इसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरा ही करना है। अगर किसी को कोई प्रश्न हो उपसम सम्यक्तों के संबंध में कोई भी, तो आप पूछ लीजिए, तो उसकी अपन चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा अपन आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 334 है, यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। शशि जी, तथा जहाँ दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों में सम्यक्त मोहिनी का उदय हो, यहाँ से पढ़ना है। शशि जी या रुचि जी, कल्पना जी, जो भी पढ़ना चाहे। हाँ शशि जी पढ़िए। जी भैया जी, हम पढ़ रहे हैं। शशि पढ़ रहे हैं। जहाँ तथा जहाँ दर्शी 3 प्रकृतियों में सम्यक्त मोहिनी का उदय हो, अन्य 2 का उदय न हो, वहाँ क्षयोपसम सम्यक्त होता है। उपसम सम्यक्त का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त होता है। वासादि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात् गुण स्थान से व मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। क्षयोपसम क्या है? सो कहते हैं, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात् का अनुभाग है, उसके अनंत में भाग मिश्र मोहिनी का है, क्योंकि उसके अनंत में भाग सम्यक्त मोहिनी का है। इनमें सम्यक्त मोहिनी
प्रकृति देशघाती है। इसका उदय होने पर भी सम्यक्त का घात नहीं होता। किंचित मलिनता करे, मूल घात ना कर सके, उसी का नाम देशघाती है। सो जहां अब मिश्र मिथ्यात के, यदि हमारा पेज फटा है हम मिला ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई और भी ये कर सात सकते। पुराने हैं तो वो थोड़े हाँ हाँ, पेज कोई उसके बात नहीं, एक शब्द रह जाएगा तो यहाँ से पूर्ति कर देंगे उसकी। पढ़ रहे हैं भैया जी, हाँ मिल जी, गया। पढ़िए। मूल घात ना कर सके, उसी का नाम देशघाती है। सो जहां मिथ्यात व मिश्र मिथ्यात के वर्तमान काल में उदय आने योग निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना, और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग निषेकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। और सम्यक्त मोहिनी का उदय पाया जाता है। ऐसी दशा में जहां हो सो क्षय उपशम है। इसलिए समल तत्वा श्रद्धान हो, वह क्षय उपशम सम्यक्त है। जहां जैसे मल लगता है उसका, यही है भैया जी। हाँ, यहाँ जो मल लगता है, यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं। उदाहरण बतलाने के लिए चल मलिन अगाढ़पना कहा है। वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। संकादी मल लगे सो जी, मलिनपना है। संगादि मल लगे तो मलिन पना है। यह शांति ना शांति के करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़ पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, परंतु नियम रूप नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त में जो नियम रूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वा सिद्धांत में किसी प्रकार से समलपना होता है, इसलिए यह सम्यक्त निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त का एक ही प्रकार है, उसमें कुछ भेद नहीं है। इतना विशेष है कि छायक सम्यक्त के सन्मुख होने पर अंतर मुहूर्त काल मात्र, यहाँ भैया जी, यहाँ मिथ्यात की प्रकृति का क्षय करता है, वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, वहाँ सम्यक्त मोहिनी की सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वहाँ कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त ही का नाम वेदक सम्यक्त है। जहाँ मिथ्यात्म में मिश्र मोहिनी की अब भैया जी अब नहीं उसमें मुख्यता समझ में से नहीं आ कहा रहा। जाए वहाँ क्षयोपशम नाम आ पाता जाए है। वहाँ क्षय, सम्यक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक सम्यक्त नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम हैं, स्वरूप में भेद नहीं है। तथा यह क्षयोपशम सम्यक तो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्तों का स्वरूप कहा। पहला भेद उपशम सम्यक्त था। क्षयोपशम सम्यक्त के संबंध में 6 भैया पैराग्राफ जी में अब पंडित जी साहब ने हमारा यहाँ ये विषय प्रस्तुत पेज किया है। पूरा फटा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, वो विषय सरल है। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त के संबंध में 6 पैराग्राफ यहाँ पे कहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में तो सीधा कहा, क्षयोपशम भाव कहते ही उसे हैं कि कर्म का उदय भी हो और जीव का गुण प्रकट भी रहे। सामान्यतः उदय गुण का घात करता है, लेकिन कर्म का उदय किस प्रकृति का है इस पे निर्भर करता है कि वो गुण का घात करेगा या नहीं करेगा। यदि सर्वघाती प्रकृति का उदय है तो निश्चित रूप से गुण का घात होता है, लेकिन देशघाती प्रकृति का उदय है तो गुण प्रकट तो रहता है,
लेकिन उसमें चल, मल और अगाढ़ दोष, ऐसे 3 प्रकार से दोष उसमें लगते हैं। इसी बात को पहले पैराग्राफ में छह उपसम सम्यक्तों के संबंध में पहले पैराग्राफ में कहा कि किस जीव को होता है, उपसम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर छह उपसम सम्यक्त होता है, यानी कि उपसम सम्यक्त पूर्वक छह उपसम सम्यक्त होता है। और सबको ऐसा नहीं है, अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो उपसम सम्यक्त और फिर छह उपसम सम्यक्तों का ग्रहण करता है। और कोई ऐसे जीव हैं कि जिन्होंने पहले सम्यक्त तो प्रकट किया था, बाद में मिथ्या दृष्टि हो गए, लेकिन जिनकी सत्ता में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तीनों ही सत्ता में पड़े हुए हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव सीधा छह उपसम सम्यक भी हो सकता है। अथवा जो मिश्र गुण स्थान है, सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुण स्थान है, वहां से भी जीव सीधा उसको देशघाती प्रकृति का उदय हो, क्योंकि मिश्र जाति का प्रकृति का उदय रहता है, वहां तो उसको सम्यक तो नहीं होता है, वहां तो मिश्र सम्यक तो कहलाता है। लेकिन जैसे ही मिश्र प्रकृति का सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का उदय न आकर के सम्यक प्रकृति का उदय आने लगता है, और उसके कारण जीव का जो श्रद्धा गुण है, उसका परिणमन, जो निर्मल परिणमन है, वो बना रहता है। क्योंकि कर्म का उदय है तो थोड़ा बहुत दोष लगेगा, कलमल अगाढ़ दोष कहा गया है। तो पहले पैराग्राफ में 3 बिंदु अपने स्पष्ट हुए। पहला कि किस कर्म का उदय रहता है छह उपसम सम्यक्तों के काल में, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में तो एक का उदय रहता है, 2 का नहीं होता है। ठीक है। और जो विरोधी कर्म है उसकी सत्ता भी पाई जाती है। सत्ता तो सम्यक्त में भी होती है, क्षोभसम सम्यक्त में भी होती है, छायक सम्यक्त में प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता नहीं होती है। ठीक है। इसलिए क्या कहा, उपसम सम्यक्त का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त होता है। और अनादि मिथ्या दृष्टि को किस प्रकार से होता है, सादी मिथ्या दृष्टि को किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा की। अब ये छह उपसम क्या, किसे कहते हैं छह उपसम, इसका अपन ने एक नाम और दिया था जब हम करण लब्धि का प्रकरण पढ़ रहे थे, छह उपसम लब्धि का प्रकरण पढ़ रहे, छायोपसमयो दिक, माने छह भी है, उपसम भी है और उदय भी है, तीनों ही है। लेकिन छह उपसम नाम ही इसको हम शास्त्र में इसका पढ़ते हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें उदय भी शामिल है। दर्शन मोह की जो 3 प्रकृतियों का अनुभाग है, यानी फल दान शक्ति है, जो दर्शन मोहिनी के 3 भेद करते हैं, दर्शन मिथ्यात्व दर्शन मोह, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोह और सम्यक प्रकृति दर्शन मोह। इसमें मिथ्यात्व दर्शन मोह सबसे ज्यादा बलशाली है। अगर वो सत्ता में पड़ा हुआ है और उसका उदय चल रहा है तो जीव मिथ्या दृष्टि ही है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय के काल में जीव अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियां उसको हो सकती हैं। लेकिन और सम्यक मतलब मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी जैसा प्रबल नहीं है, इसलिए उसका अनुभाग कितना है, उससे मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी से सम्यक मिथ्यात्व नाम के कर्म का जो अनुभाग है, फलदान सामर्थ्य है, उससे अनंतवे भाग है। मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व की फलदान शक्ति अनंतवे भाग है। लेकिन फिर भी सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो मिश्र प्रकृति है, वो सर्वघाती प्रकृति ही गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके उदय में सम्यक तो नहीं होता है। लेकिन कैसी, मिथ्यात्व जैसी है? बोले मिथ्यात्व जैसी नहीं है, जात्यांतर है, भिन्न जाति की सर्वघाती प्रकृति है। तो इन दोनों प्रकृतियों का तो जो रहता है वो सत्ता में तो रहती हैं, लेकिन उदय में नहीं आती हैं। उदय में आती है सम्यक मोहनीय, सम्यक प्रकृति भी बोलते हैं। इसका उदय होने पर सम्यक तो का घात नहीं होता है, क्योंकि देशघाती प्रकृति है। लेकिन कर्म का उदय है तो किसी न किसी में निमित्त तो होगा ना। कर्म का उदय शून्य नहीं होता है, कर्म का उदय भी चलता रहे और जीव के परिणाम उस जाति के नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। खासकर घातिया कर्मों में, घातिया कर्मों का और जीव के परिणामों का घना निमित्त निमित्त बना है। तो सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक्तों में दोष लगते हैं, चल,
चलायमान सम्यक्त है, क्षोभसम सम्यक्त से जीव गिर भी सकता है, इसलिए वो चलित हो सकता है, उसमें मलिनता भी आ सकती है। मलिनता का भी आगे उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने। और अगाढ़पना माने जैसी छायक सम्यक दृष्टि को और उपसम सम्यक दृष्टि को जैसी निर्मलता होती है वैसी निर्मलता नहीं है। जैसे उनके अवगाढ़पना है, गाढ़ा सम्यक तो है, इसको वैसा गाढ़ा सम्यक तो नहीं है, इसलिए उसको अगाढ़पना भी बोलते हैं। इसीलिए सम्यक प्रकृति वो समूल तो घात नहीं करती सम्यक्तों का, लेकिन दोष लगाती है। ठीक है, अब वो क्या होता है उनमें, जहां मिथ्यात्व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। अब उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है तो निर्जरा कैसे हो गई? तो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है वो सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र रूप हो जाता है, परिवर्तित। तो ये समझ लो मिथ्यात्व की निर्जरा है। और सम्यक मिथ्यात्व नाम का कर्म है जो वर्तमान में उदय आने योग्य है, वो सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है, ये सम्यक मिथ्यात्व की निर्जरा हो गई। ठीक है, तो इसी को मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों जो वर्तमान में उदय आने योग्य निषेक हैं, उसका क्षय जानना चाहिए। और आगामी उदय में आने योग्य मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में भी पड़े हुए हैं। क्षोभसम सम्यक्ति है ना, तो सत्ता में भी पड़े हुए हैं, इसलिए उनका सत्ता में पड़े रहना उनका उपसम है। जैसे उपसम सम्यक्त में कर्म सत्ता में होते हुए भी जीव सम्यक्ति हो जाता है, वैसे ही क्षोभसम सम्यक्त में भी जो उपसम वाला भाग है वो यही बतलाता है कि भविष्य में उदय आने योग्य प्रकृतियां तो सत्ता में पड़ी ही हुई हैं। ये उपसम उसका उपसम कहलाएगा। इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए वही उपसम है। और सम्यक मोहिनी का उदय पाया जाता है, सम्यक प्रकृति का उदय है, ऐसी दशा जहां होती है उसको क्षयोपसम कहते हैं। इसलिए समल तत्वार्थ श्रद्धान हो वह क्षयोपसम सम्यक तो है। समल क्योंकि कर्म का उदय है, घातिया कर्म का उदय है, तो घातिया कर्म का उदय जो प्रभाव दिखाता है वो प्रभाव ही उसका समलपना है। इसलिए क्षयोपसम सम्यक तो समल सम्यक तो है। एक बढ़िया पंडित जी साहब ने यहाँ एक नाम दिया, समल तत्वार्थ श्रद्धान है। अब ये समलपना क्या है उसकी चर्चा कहते हैं कि वैसे तो छद्मस्त के ज्ञान में तो ये नहीं आ सकता है कि वास्तव में परिणाम क्या होते हैं, वो तो या तो वो जीव स्वयं उसका वेदन करता हो, उपसम सम्यक्त के काल की निर्मलता और क्षयोपसम सम्यक्त की निर्मलता के बीच का जो भेद है वो स्वयं ही अनुभव करता हो, लेकिन कह नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म है, अथवा केवली भगवान के ज्ञान में ही झलकता है। पंडित साहब ने यहाँ कहा, लेकिन आपको एक अंदाजा आए इसके लिए उदाहरण दिया। ये उदाहरण पढ़ के आपको ऐसा लगेगा ये तो गृहीत मिथ्यात्व जैसे लक्षण हो गए, शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता हैं, ऐसा कर्ता बुद्धि अगर है तो ये तो स्पष्ट रूप से दोष है शंका नाम का, और शंका होने पर सम्यक तो कैसे हो सकता है। तो पंडित साहब कहते हैं कि दृष्टांत मात्र समझना, परिणाम बहुत सूक्ष्म है। अब वो तीनों को बतलाने के लिए एक उदाहरण दिया। वहां व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति हो, परंतु अरहंत देवादि में यह मेरा है यह अन्य का है। वो मेरा है अन्य का है वो कौन सी वाली बात थी कि हमने जो भगवान विराजमान किए हैं, अथवा भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हमारे हैं और विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर वो हमारे नहीं हैं। ऐसे तीर्थंकरों के बीच में थोड़ा भेद करना, उनमें अनुराग होना उनमें अनुराग नहीं होना। जैसे सगे भाई में और सौतेले मतलब कजिन जिसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, चाचा मामा के जो हैं पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, उनके साथ अनुराग, उस अनुराग में जैसे भेद है वैसे ही तीर्थंकरों में भेद करना, रंत आदि में के अनुराग में भेद होना, ये हो सकता है बहुत सूक्ष्मता के साथ, लेकिन पक्षपाती नहीं है। मतलब बहुत कहीं अबुद्धि पूर्वक एक परिणाम चलता हो तो चलता हो ये, लेकिन ये विसंवाद नहीं होता है, इसके कारण संक्लेशित नहीं होता है, झगड़ा नहीं करता है वह जी।
तो ये जो है ये चलितपना है, ये भगवान हमारे हैं, ये भगवान विदेश क्षेत्र के हैं, ये भगवान वहाँ के हैं। और ये कई लोग तो माने इसमें ऐसा बोलते हैं कि कौन है सीमंदर हैं, और जहाँ के होंगे तीर्थंकर वहाँ के लोग पूजें, हम क्यों पूजें, हम तो हमारे वाले पूजेंगे। ऐसा हट आग्रह नहीं होता है, लेकिन कहीं मन में राग उनके प्रति अधिक हो, इनके प्रति थोड़ा कहीं कम हो, तटस्थता हो, तो ये चलपना है। अब शंका आदि मन लगे, अब प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में कोई विचार हो जाना, कोई शंका हो जाना, प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में तो शंका होगी, तो वहाँ तो मिथ्यात्व से ही मिथ्यात्व में ही चला जाएगा। लेकिन जिन वचनों के अनुसार जो अन्य निरूपण हैं उनमें कहीं शंका आदि का होना, ये मलिनपना है। अथवा शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, इस प्रकार का ये। और लेकिन एक बात पंडित साहब ने वहाँ कह दी, ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए परंतु नियम रूप नहीं है। क्षयोपम सम्यक्त में जो नियम रूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, बस वैसा नहीं है जैसा छायक सम्यक्त और औपसमिक सम्यक्त है। इसलिए यह सम्यक्त निर्मल नहीं है। इस क्षयोपम सम्यक्त का एक ही प्रकार है, जैसे उपसम सम्यक्त में प्रथमोपसम सम्यक्त, द्वितीयोपसम सम्यक्त ऐसे भेद थे और अलग अलग गुण स्थानों में उनकी सत्ता थी, वैसे क्षयोपम सम्यक्त में भेद नहीं है। लेकिन फिर भी भेद बतलाए, वो भेद की अपेक्षा दूसरी है कि जब जीव क्षयोपम सम्यक्त से क्षायक सम्यक्त रूप होता है, उपसम मतलब क्षयोपसमिक सम्यक्त से जब क्षायक सम्यक्त की ओर जाता है, तो वहाँ क्या प्रक्रिया होती है कि क्षायक सम्यक्त प्रकट होना है, उससे अंतर मुहूर्त काल पूर्व क्या होता है, मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय करता है। क्षय करता है यानी मिथ्यात्व प्रकृति का सत्ता में से अभाव हो जाता है। क्या होता है उसका, वो सम्यक मिथ्यात्व रूप संक्रमित हो जाती है और मिथ्यात्व रहता नहीं है। फिर क्रमशः अब उस समय कितने कर्मों की सत्ता रही, तो मिश्र और सम्यक प्रकृति इन दो कर्मों की सत्ता रह जाती है। उसके बाद किसका नंबर आता है कि जो मिश्र मोहिनी था वो संक्रमित होकर के सम्यक प्रकृति रूप होता जाता है, तो सत्ता में उसका भी अभाव हो जाता है। तो वहां पर सम्यक मोहनीय एक ही कर्म सत्ता में रहता है। अब देखो कितनी जबरदस्त बात है इसमें, एक बात अपन निकाल सकते हैं कि जिसको सत्ता में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों कर्मों का अभाव हो गया, अब वो जीव क्षयोपम सम्यक्ति से कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। जिसकी सत्ता में ये दोनों प्रकृतियां पड़ी हों वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, वापस उसको मिथ्यात्व का उदय आ जाए। जैसे चक्री ये नारायण प्रति नारायण आदि होते हैं जो क्षयोपम सम्यक्ति होते हैं, बाद में सम्यक्त उनका छूट जाता है। लेकिन जिसने सत्ता में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व नाम की दोनों प्रकृतियों का अभाव कर दिया है, उसको एक यहाँ नाम दिया। हालांकि बाद में सम्यक मोहिनी का भी अंतर मुहूर्त के अंदर तीनों ही निपट जाते हैं, लेकिन जब तक सम्यक मोहिनी का अभाव नहीं किया है तब तक उसको कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। कृत कृत्य माने करने योग्य, श्रद्धा के संबंध में करने योग्य कार्य उसने कर लिया है, अब वो अल्पकाल में सादी अनंत काल के लिए परमानेंट सम्यक दृष्टि ही रहेगा। क्षयोपम सम्यक में ये गारंटी नहीं थी, है ना ख्याल में, लेकिन अब यहाँ फुल गारंटी है, इसलिए उसको कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम दिया गया है। वैसे क्षयोपम सम्यक्त का नाम वेदक सम्यक्त भी है, वेदक सम्यक्त भी इसको कहते हैं। ठीक है, रहेगी सत्ता में। हाँ जी, सम्यक मोहिनी रहेगी सत्ता में, मतलब जब तक रहे, कितने काल तक रहेगी। वो जो अंतर मुहूर्त कहा था ना, उस अंतर मुहूर्त काल में मिथ्यात्व गया, सम्यक मिथ्यात्व गया, अब कितने काल तक के लिए रहेगी।
लघु अंतर मुहूर्त रहेगी ना, उतने काल तक के लिए उस जीव को कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहते। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब वो जीव का मिथ्यात्व होने का अवसर नहीं है। बिल्कुल जैसे छायक सम्यक दृष्टि अनंत काल के लिए सम्यक दृष्टि रहता है, वैसे वेदक कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि भी अब वो कभी मिथ्यात्व रूप नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व रूप नहीं होगा। वो सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन सत्ता में पड़ी हुई है, उदय है सम्यक प्रकृति का, इसलिए छायक सम्यक दृष्टि तो नहीं है। अब सत्ता में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, ऐसे जीव और छायक सम्यक दृष्टि जीव, उनके बीच में एक कैटेगरी है जिसको कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, बहुत खुलासा पढ़ना हो सर तो भावदीप का देख लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया विश्लेषण। हाँ भावदीप का में विस्तार से आया है, क्योंकि वो 5 भावों बस का बहुत एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है सर कृतकृत्य वेदक। यस यस यस, वही हाँ, लघु जब अंतर सम्यक मुहूर्त कहा ना। देखो हाँ, संपूर्ण कार्य भी मतलब मिथ्यात्व की निर्जरा, सम्यक मिथ्यात्व की निर्जरा और हाँ, सम्यक प्रकृति का पूरा उदय होके खिर जाना, ये तीनों हाँ, कार्य अंतर मुहूर्त काल के अंदर अंदर ही होते हैं, लेकिन वो दीर्घ अंतर मुहूर्त है। अब उस दीर्घ अंतर मुहूर्त में जितने के अंदर जितने काल के लिए जीव मात्र सम्यक प्रकृति नाम के कर्म को सत्ता में लिए हुए है, शेष दो है ही नहीं, उसको कृतकृत्य इसकी नाम दिया स्थिति है। भी सिर्फ एक अंतर मुहूर्त रही। सम्यक प्रकृति की स्थिति भी एक अंतर मुहूर्त शेष रही, तब कृतकृत्य वेदक नाम है। यस यस, उसके बाद नियम से छायक हाँ, इसके बाद फिर नियम से वो छायक सम्यक दृष्टि हो छायक हाँ जी, होगा। हाँ जी, हाँ। अब उसी भाव में हो या अन्य भाव में हो वो विषय अलग है। अब इतनी आगे ना जाओ, उसी से पढ़ो आप खुलासा भावदीपिका से, बहुत हाथ तरह के आंवले की तरह है उसमें, सभी को समझ में आ जाएगा। वही है ना, जैसे त्रिकरण परिणाम वाला जीव नियम से सम्यक्त को प्राप्त करता है, ऐसे ही कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नियम से क्षायक सम्यक्त को प्राप्त करता है। उसको हम तुलना करके भी देख सकते हैं। तो देखो वेदक सम्यक दर्शन और कृतकृत्य वेदक दोनों चीजें अलग अलग हाँ, अलग है, एक ये भी। हाँ, वेदक तो क्षयोपशम हो गया ना। हाँ, हाँ। आप उसको कृतकृत्य क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं, कृतकृत्य क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। लेकिन क्षयोपशम, अब वहाँ क्षयोपशम एक्चुअली शब्द का प्रयोग करने में थोड़ी तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है क्योंकि अब वहां ना किसी का क्षय ना उपशम है, क्योंकि क्षय होने योग्य दोनों ही प्रकृतियां नहीं है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों ही प्रकृतियां नहीं है, तो उसको क्षय नहीं बोल सकते हैं और उपशम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आगामी काल में उदय आने योग्य प्रकृतियां भी नहीं है। तो इसलिए ये वेदक सम्यक्त जो नाम दिया है ये बिल्कुल उचित है, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। इसको क्या बोलेंगे कृत्य कृत्य वेदक? कृतकृत्य का मतलब होता है, कृत माने कर लिया है, कृत्य माने करने योग्य कार्य, जिसने करने योग्य कार्य कर लिया है, अब शेष नहीं बचा उसके लिए, उसको कृतकृत्य बोलते हैं। सिद्ध भगवंतों के लिए भी ये एक विशेषण है कृतकृत्य का। वैसे यहाँ सम्यक दृष्टि के लिए विशेषण दिया है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के लिए कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसको अब क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भूत निगम नहीं से ही कह सकते हैं, वर्तमान में उसको क्षय और उपशम की प्रक्रिया है, आगे बढ़ने ही का है। चलिए खैर, कर्णन योग की जो गहनताएं गहराइयां हैं वो काफ़ी हैं और काफ़ी उसमें गुंजाइश रहेगी अभी भी, और आपको रेफरेंस भी दिया है भावदीपिका का, तो विस्तार से हम वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त का ही नाम वेदक सम्यक्त है। वहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए, वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है, क्योंकि मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी को मुख्य करोगे तो वहाँ क्षय और उपशम ये दोनों होते हैं, लेकिन जहाँ सम्यक प्रकृति को मुख्य करोगे वहाँ वेदक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्षयोपशम सम्यक्त को जब आप मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी के एंगल से देखोगे तो आप उसको क्या कहोगे? क्षयोपशम सम्यक्त्व। और जहां पर आप उसको सम्यक प्रकृति के उदय के एंगल से देखोगे तो उसका नाम हो जाएगा वेदक सम्यक्त्व। ये इतनी बात यहाँ पे पंडित साहब ने स्पष्ट की है, लेकिन ये कथन मात्र दो नाम हैं, कोई भेद नहीं है,
क्योंकि जो कर्म उदय में नहीं आ रहा है वो जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। मिथ्यात्व तो सत्ता में पड़ा हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ है, उदय में नहीं आ रहा तो जीव का क्या हानि करेगा? कुछ हानि नहीं करेगा। हानि कौन कर रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय ही चलमल अगाड़ दोष लगाता है। तो इसलिए सम्यक प्रकृति के उदय की अपेक्षा से उसको वेदक सम्यक तो कहा जाता है, और मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी की अपेक्षा से उसको क्षयोपशम सम्यक तो कहा जाता है, लेकिन वो एक ही है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। ठीक है। तथा यह क्षयोपशम सम्यक, एक सेकंड पूरा कर लूं ना, उसके बाद मैं खुद प्रश्न आमंत्रित करूंगा। तथा यह क्षयोपशम सम्यक तो चतुर्थ आदि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें गुण स्थान में, वो भी स्वस्थान अप्रमत्त है वहीं तक, जहां प्रशस्त हुआ वहां पे अगर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो उपशम हो जाएगा, द्वितीय उपशम हो जाएगा। क्षायक है तो क्षायक ही है, तो वहां तो कुछ परिवर्तन होता नहीं। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्तों का स्वरूप का ये दूसरा भेद यहाँ पूरा हुआ। अब पूछिए क्या प्रश्न है इसके संबंध में। ये मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र वाली ये उदय में नहीं आएगी, इसीलिए उसको निर्जरा के मान दिया। हाँ देखो, निर्जरा का मतलब है कि जीव के निर्मल परिणामों का निमित्त पाकर के मिथ्यात्व कर्म जैसा अनुभाग था उस अनुभाग का के साथ उदय में नहीं आया, संक्रमित हो गया, तो संक्रमण ही उसका क्षय है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व झड़ गया, उदय आने योग्य झड़ा नहीं है, वो संक्रमित हो गया, वो संक्रमण ही उसका क्षय है। सम्यक मिथ्यात्व का भी संक्रमण ही क्षय है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बंध की अपेक्षा से कर्म के जो भेद हैं वो अलग हैं। सत्ता की अपेक्षा कर्म के भेद अलग हैं, मतलब संख्या अलग है उत्तर प्रकृतियों की। उदय की अपेक्षा उत्तर प्रकृतियों की संख्या अलग है। कोई भी जीव सम्यक मिथ्यात्व बांधता नहीं है कभी भी, ना सम्यक प्रकृति बांधता है। बांधता तो दर्शन मोह ही है। वही दर्शन मोह जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है, और सम्यक प्रकृति है वो मिथ्यात्व है वो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है, और सम्यक मिथ्यात्व वो सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है, और सम्यक प्रकृति उदय में आती है। प्रक्रिया ये चलती है। बांधा हुआ कर्म नियम से उदय में आता है। हाँ बोलिए सर। इसमें ये ऊपर वाले पैराग्राफ में पश्चात सम्यक मोहिनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, इट मीन्स मतलब इसका मतलब क्या है? कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, ये माने सम्यक प्रकृति जो है ना, जब तक सम्यक प्रकृति पूरी तरीके से गई नहीं है, जब तक है सत्ता में, वो उसका कांडक घात जो है वो सत्ता में पड़ा हुआ है। उसको समूह समूह में, माने स्कंद एक समूह है, वो एक साथ उसको स्थिति और अनुभाग को घटाते हुए कांडक घात की चर्चा आई थी अपनी इसके जब पढ़ रहे थे। कांडक घात किसे कहते हैं? देखिए 7वें अध्याय में निकालिए, देखो। हाँ, कांडक घात, इसमें स्थिति कांडक और अनुभाग कांड, ये दो कांडक घात होते हैं। यानी हर अंतर मुहूर्त में स्थिति और उसकी फलदान सामर्थ्य, इन दोनों को घटाता है। ठीक है, प्रायोपलब्धि में। हाँ, तो जब तक उनका कांडक घात करके वो पूरा समाप्त नहीं हुआ है, उतने काल तक उस जीव को कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं, उतने काल तक के लिए। ठीक है सर, एक चीज और है, जो शादी मिथ्या दृष्टि जीव डायरेक्ट मतलब उपशम सम्यक्त न करके क्षय उपशम सम्यक्त कर लेता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आपने, शादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से, देखा आपने 334 नंबर पेज पे, जिसको सत्ता में तीनों कर्म पड़े हुए हैं, वो जीव सीधा दर्शन मोहिनी की मतलब 3 टुकड़े हैं जिसके सत्ता में पड़े हुए हैं,
जिसके सत्ता में नहीं है तो वो प्रथमोपसम सम्यक तो चक्की चाहिए उसको टुकड़े करने के लिए, हाँ, उस चक्की वो के बिना मिथ्या आगे नहीं दृष्टि। बढ़ेगा। लेकिन जिसके ऑलरेडी टुकड़े पड़े हुए हैं वो सीधा क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होता है, अथवा तीसरे गुण स्थान से क्षयोपसम सम्यक दृष्टि सीधा हो सकता है मिश्र से। ये ले जाना बेटा, ये कैलकुलेशंस हैं सारे, ठीक है। वो आप थोड़ा पेन पेपर लेकर के लिख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा चार्ट बना करके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब लास्ट है, समय अपने पास 5 मिनट और हैं। ये पैराग्राफ जो छायक सम्यक्तों का है ये अपन और रीड करेंगे। कौन पढ़ेगा? उषा जी पढ़िए। कौन सा विकरण है यार, कहाँ से पढ़ना, हमारा रजिस्टर हो गया। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा 335 पेज का हाँ। सेकंड पैराग्राफ, हाँ, थर्ड। पढ़ते हैं। तथा इस क्षयोपसम सम्यक्त ही का नाम वेदक सम्यक्त ये है। हो गया पैराग्राफ। इसके बाद की एक लाइन थी वो भी हो गई है, उसके बाद पढ़िए 3 लाइन का जो पैराग्राफ है। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्वनिषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार सिद्धांत हो सो छायक सम्यक्त है। सो चतुर्दहादि 4 गुण स्थानों में कहीं क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। और आगे पढ़े। हाँ हाँ पढ़िए पूरा ही, तो सरल है, मैं इसीलिए कैसे करते हैं। प्रथम 3 करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहिनी व सम्यक मोहिनी रूप प्रमित करे व निर्जरा करे, मिथ्यात्व की सत्ता नाश करे तथा मिश्र मोहिनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहिनीय रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। इस प्रकार मिश्र मोहिनीय का नाश करे तथा सम्यक्त मोहिनीय के निषेक उदय में आकर खिरे, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थिति कांड कादि द्वारा घटाए। देखो ये प्रकरण आया क्लियर। जहां अंतर मुहूर्त स्थिति रहे तब कृत वेदक सम्यक दृष्टि हो तथा अनुक्रम से निषेकों का नाश करके छायक सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए कांड कादि क्रिया नहीं होती, क्योंकि अंतर मुहूर्त मात्र स्थिति रही, इसलिए नहीं होती है सम्यक प्रकृति, यहाँ नहीं होती। हाँ ये दोनों भी पढ़ लीजिए, दो पैराग्राफ। हाँ। और तो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है व मिथ्यात रूप रंजना के अभाव से वीतराग है, इसका नाश नहीं होता। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। इस प्रकार छायक सम्यक्त का स्वरूप कहा। ऐसे 3 वेद सम्यक्त के हैं तथा अनंतानुबंधी कसाय की सम्यक्त होने पर 2 अवस्थाएं होती हैं, या तो अप्रशस्त उपशम होता है। ये अब प्रकरण बदल गया यहाँ पे। इस प्रकार छायक सम्यक्तों का स्वरूप का, अभी तो दर्शन मोहिनी संबंधी प्रकृतियों की चर्चा है, आगे फिर अनंतानुबंधी की भी करेंगे। क्षयोपसम सम्यक्तों के बाद जीव छायक सम्यक्त प्राप्त करता है तो वहां भी त्रिकरण उसको परिणाम होते हैं, और उन त्रिकरण परिणामों के बल पर क्या क्या कार्य होता है वो भी बताया। दर्शन मोह है, वो सम्यक जो मिथ्यात्व नाम का पहला जो भेद है उसका क्या होता है, परमाणुओं को मिश्र मोहिनी रूप परिणमित करता है, सम्यक मोहिनी रूप परिणमित करता है, वह निर्जरा करे, इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। जो ऊपर सेकंड पैराग्राफ में बात आई थी ना अंतर मुहूर्त काल में क्या करता है, वो अंतर मुहूर्त काल का ही यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। इसकी थोड़ी विशेष चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे, अभी समय हो रहा है। जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद वीडियो वो असाइनमेंट लिखना था क्या, वो सर बता दो आप। वो आपने 3 कारण पे लिखाया था, वो अनिवार्य लिखना था क्या? मैं बताता हूँ। मोक्ष मार्ग निज निधि निज में बताई है अनंत है, प्रकार है, उसके लिए जिन